तो ये कोई भी अगर टॉपिक होता है तो इसी फॉर्मेट में एक्चुअली आपको लिखना होता है। जितने अगर बच्चे लोग पहले जो इंटरनल क्लास लिया होगा तो इसलिए मैं इसी में पढ़ाता ही हूँ। आया समझ में कि नहीं है? इंट्रोडक्शन, क्या एटियोलॉजी है, एटियोलॉजी तो बाद में आते हैं, एपिडोमोलॉजी क्या है, फिर एटियोलॉजी क्या है, फिर साइंस एंड सिम्टम्स और इटियोपैथी एक साइड में, प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस, फिर मैनेजमेंट। यूजुअली क्या होता है तुम लोग को आएगा केस में, तो ये नहीं आता है तुम्हारे में, आएगा क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड इट्स मैनेजमेंट। तो आप हल्का सा ये बता सकते हो, एपिडोमोलॉजी आप दे सकते हो, साइंस एंड सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट और ड्रग इंटरेक्शन वो आपको लिखना पड़ेगा। क्लिनिकल फीचर्स में यही आता है, जो उनको आएगा लॉन्ग आंसर आता है सिजोफ्रेनिया का, वो आएगा यही क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट। तो जानोगे तो बहुत आसानी है कि कैसे और वो हुआ है। तो सिजोफ्रेनिया क्या है ना, सीजो मतलब होता है स्प्लिट, एंड फ्रीनिया मतलब होता है माइंड। इसको हम लोग फ्रैगमेंटेड माइंड इसमें लिखा हुआ है, एक्चुअली ये स्प्लिट माइंड होगा। आया समझे कि नहीं है? सीजो मतलब स्प्लिट और फ्रीनिया मतलब माइंड। आया समझे कि नहीं है? तो स्प्लिट माइंड होता है, तो ये नहीं है डिसोसिएटेड डिसऑर्डर, मेरे दो नहीं है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। आपको सबको होता है कि वो काफी वो है, और बहुत पहले से ये डिसऑर्डर्स हैं। तो सिजोफ्रेनिया को इसको कहते हैं ना, वन ऑफ द सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर है। ऐसा में कि नहीं है? और जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उसके हिसाब से है, जैसा आदमी की सोच है और बिहेव करेगा, तो इसमें क्या करेगा, वो कैसा सोचता है, फील करता है और व्यवहार करता है। ऐसा में कि नहीं है? आ रहे ना रे उसमें है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं? हिट्रोजीनस है। हिट्रोजीनस मतलब सिंड्रोम अलग अलग वो में वो करता है, और ये चीज वो करेगा जो हम लोग क्राइटेरिया में रखते हैं, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज थॉट्स और साइकोसेंसिटिव डिसफंक्शनिंग। ये पहले नॉर्मली देखा गया है ब्रेन में कि क्या होता है कि जो कॉर्टिकल टिश्यू है, जिसमें देख रहे हो कॉर्टिकल टिश्यू, वो डिग्रेडेड हो गया, जो वेंट्रिकल्स हैं वो एनलार्ज हो गए, जो ब्रेन है श्रंकन हो गया। पहले तो ये नहीं मानते थे, जैसे अगर साइकोसिस हो रहा है तो कोई ऑर्गेनिसिटी बेसिस नहीं है उसका, लेकिन सिटी स्कैन में ये ऑर्गेनिसिटी बेसिस आया है। ऐसा नहीं, जो उसका मास है सोचने वाला वो कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कैसे वो करते हैं, सिजोफ्रेनिया प्रेजेंट होता है। अगर स्क्रीनशॉट अगर रखना है तो मेरे ख्याल से मैंने तो फाइल तो दे दिया है तुमको, तो उसमें ही होगा है। ऐसे पढ़ोगे तो आसानी नहीं होता है कि कैसे डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें क्या है, था सिजोफ्रेनिया बहुत सारे वो का कॉम्बिनेशन है, जेनेटिक, अर्ली एनवायरनमेंट, न्यूरोबायोलॉजी और साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोसेस। ऐसा नहीं कि नहीं एग्जैक्ट प्रोसेस हो नहीं है कि कौन सा वो रहेगा। हम्म तो इसमें देखा गया है ना, जेनेटिक मतलब मेरे को पहले से है, जेनेटिक प्रेडिक्शन को हम कैसे मानेंगे, फैमिली हिस्ट्री उसको कितना है, मतलब एक पेरेंट इन्वॉल्व है, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व है, सिबलिंग इन्वॉल्व, तो उसको ज्यादा चांसेस हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, कॉन्जेंट ट्विंस में कैसा दिक्कत है। फिर आते हैं एनवायरनमेंट में, देखा ये गया है कि बहुत सारे वायरसेस हैं जो मदर अगर रहती है तो उसमें वो देखा जाता है। ऐसा नहीं कि, और उसकी सोच कितनी रिजिड है, ऐसा नहीं कि नहीं है। फिर सोशल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लोग कहते हैं, हम्म उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं। जितने भी क्लस्टर ये पर्सनैलिटी वाले होते हैं, सिजोइड, सिजोटिपल और ये सब, उसमें ज्यादा चांसेस होता है। फिर ये क्या करता है, ये सारे फैक्टर्स हो करके न्यूरो डेवलपमेंट एब्नॉर्मलिटीज और टारगेट फीचर्स चेक करते हैं। कोई ना कोई प्रेशर इसके बाद होता, ये नॉर्मली हमारे ब्रेन में रहेंगे, ऐसा में कि नहीं है। और ब्रेन डिसफंक्शन और हल्का सा वो प्रोड्रोमल में चालू हो जाएगा, यहाँ प्रोड्रोम भी होगा रे कहीं, प्रोड्रोमल में होगा, और कुछ ना कुछ ऐसा चालू हो जाएगा जिससे वो पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा सिजोफ्रेनिया।
अब इसमें क्या कर रहे हो, देख रहे हो सेम वही फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बर्थ के बाद उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स होने लग गया, और उसको प्री मॉर्बिड में कोई रिस्क फैक्टर्स बायोलॉजिकली आते गए, फिर उसको न्यूरो डिस्फंक्शनल चेंजेस चालू हो गए, और उसके बाद कभी कभी रहेगा कि अनअफेक्टेड भी रहेगा बहुत सारे केसेस में, और काफी में सब क्लिनिकल केसेस रहेंगे, और प्रोड्रोमल सिम्टम्स रहेगा, और कुछ ना कुछ स्ट्रेस हुआ, और उससे क्या हो गया, साइकोसिस हो गया, जो आगे डेवलप होकर के सिजोफ्रेनिया में प्रोग्रेस हो जाता है। ऐसा में कि नहीं है, इसी को इसने डिटेल में बताया हुआ है इसको करने के लिए, ठीक है। तो वेरियस जेनेटिक्स में फैक्टर्स में वो किया गया, मैं पहले बोला वायरल इन्फेक्शन इन इम्यून डिसऑर्डर्स, ज्यादातर ये देखा गया था कि जिनको इन्फ्लुएंजा हो जाता था उसमें, तो उनको चांसेस ज्यादा होते थे, तो ये एक फैक्टर था। हेरिडिटी में फैमिलीज में रन करती हैं, और ज्यादातर उनके साइकोलॉजिकल और जो रिसेप्टर्स हैं वो सेम चेंज होते हैं। इसमें यहाँ पर नहीं दिया गया, जैसे हम लोग डिटेल में जाते हैं तो क्रोमोजोम 6, 11 और ये सब में अलग अलग क्रोमोजोम का अलग अलग हेडिंग्स हैं, उसके अनुसार से अलग अलग डिटेल में जाते हैं, हम आप लोग के लिए जरूरत नहीं है। इसमें ये देखा गया है प्रिवलेंस है 0.6 to 2%, जो हम लोग 1% मानते हैं। ऐसे में 100 में से एक लोग को प्रिवलेंस रहेगा, ऐसा में कि नहीं है। और यूजुअली जो स्टार्ट होता है यंग एडल्ट में स्टार्ट होता है, अर्ली एडल्टहुड में है, और यूजुअली फीमेल्स में बाद में होता है, मेल्स में पहले होता है। हाँ, इसमें नशा का एक इम्पोर्टेंट वो है। और ये भी देखा गया है कि हमारे यहाँ क्या है ना, फीमेल को अगर हो भी जा रहा है तो केयर नहीं है, वैल्यू नहीं है फीमेल की, तो ध्यान नहीं देते, मेल इज प्रेशियस सोसाइटी के अनुसार से, तो वो मेल को पहले डायग्नोस हो जाता है। तो वेरियस टाइप्स हैं ये, अलग अलग करके, ये पहले बोला जाता था, अब नहीं कहा जाता है, जो क्राइटेरिया हो में। पैरानॉइड टाइप, इसकी प्रोग्नोसिस बेटर होती थी, और वह ये शक्की रहेगा नाम से ही, इसमें हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन ज्यादा रहेंगे, और एज कंपेयर्ड उसकी बेनिफिट रहेगा। ये डिसऑर्गेनाइज टाइप, ये तुमने देखा होगा ना, बहुत सारे पागल जो घूमते रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता रहता है, कपड़ा, बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज, और कुछ नहीं पता है उनको, और काफी अपने आप ही रहेंगे, अपने आप मैनरिज्म में करते रहेंगे, और इसका प्रोग्नोसिस काफी पुअर होता है। कैटेटोनिक टाइप, जो कैटेटोनिक सिजोफ्रेनिया के साथ में आते हैं, इनकी प्रोग्नोसिस काफी बेटर है, अगर हो जाएगा। अनडिफरेंशिएटेड हम क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया जिसमें नेगेटिव सिम्टम्स से बच जाता है, पॉजिटिव सिम्टम ठीक हो गया है, वो है। तो ये क्या बोलते हैं, सिम्टम्स हैं जो हम लोग यूजुअली साइकोसिस के लिए वो करते हैं, सिम्टम्स के लिए। पॉजिटिव सिम्टम्स में हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स, और डिसऑर्गेनाइज सिस्टम में डिसऑर्गेनाइज स्पीच, मतलब उसको बोलने में दिक्कत होगा, लैंग्वेज एरो, और थॉट डिसऑर्डर्स में आएगा। थॉट डिसऑर्डर्स में जो क्लासिकली हम लोग कहते हैं थॉट ब्लॉकिंग, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, टेंजेंशियलिटी, और डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर रहेगा। तो हम लोग डिटेल में जब आईसीडी का क्राइटेरिया करेंगे तो उसमें होगा। नेगेटिव सिम्टम्स में वो एलोगिया बोलने में होगा, फ्लैट इफेक्ट, मतलब उसके चेहरे पे इमोशंस नहीं होगा, ध्यान लगाने में दिक्कत होगा, ये वोलेशन काम काज में होगा, एनिडोनिया कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट, और अटेंशनल डेफिसिट। नेगेटिव सिम्टम्स में हम लोग का बहुत सारा डिप्रेशन से वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करना। ये सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया में पॉजिटिव में डिल्यूजन्स आएंगे, मतलब उसका बिलीफ वो रहेगा डिरेंज, फॉर्म फिक्स बिलीफ रहेंगे, हालुसिनेशन, हियरिंग वॉइसेस यूजुअली हम लोग वो मानते हैं, और डिसऑर्गेनाइज स्पीच रहेगा। नेगेटिव में फ्लैटेंड इफेक्ट, रिड्यूस स्पीच, और लैक ऑफ इनिशिएशन रहेगा। चिल्ड्रन में भी वही होता है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, उसमें पूरा दिमाग वो नहीं हो पाता है, और उसका व्यवहार सही से नहीं हो पाता है, तो उसका व्यवहार अलग सा होगा। खासकर हम लोग मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट में भी उसको अलग से देखते हैं। अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं सिजोफ्रेनिया के। तो इसमें क्या है ना, डिप्रेशन, डिप्रेशन यूजुअली क्या होता है, जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है सिजोफ्रेनिक पेशेंट, तब उसको ये सिम्टम्स होते हैं, इसको कहते हैं पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। ऐसा समझ में कि नहीं है। एंग्जाइटी है ना, बहुत बार
क्या बोलते हैं, उसके साथ साथ में भी होता है और उसको तकलीफ भी होता है। इनिशियली सिम्टम्स में एंजाइटी ज्यादा होता है, जैसे मेरा क्या बोलते हैं, मेरा मूड चेंज हो रहा है, तो मेरे साथ लगता है मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, आया समझ में कि नहीं, और मैं रियलिटी से नहीं हो रहा तो उसको एंशियस होता है। सुसाइड बिकम वेरी कॉज, खासकर पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, तो कान में आवाजें आ रहा है, वो कल किल कर लेगा, सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है, उसमें हुआ है। और ज्यादातर ये देखा गया है नशा जरूर करते हैं, खासकर टैबैको, इसको कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन। मैं जैसे टैबैको में क्या होता है, निकोटीन होता है, तो निकोटीन ब्रेन को फंक्शनिंग के लिए चाहिए। तो ब्रेन को फंक्शनिंग के लिए अगर मेरे को नहीं चाहिए तो मेरा निकोटीन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक जगह में कम हो जाता है, खासकर डोर्सो फ्रंटल कॉर्टेक्स में। तो मैं क्या निकोटीन लूंगा तो मेरे को एक्टिविटी ज्यादा अच्छा होगा। और डोपामिन को ये करता है, दैट्स वाई जितने भी जैसे कहते हैं ना स्मोकर या निकोटीन ले रहे तो उसमें साइकोटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सब्सटेंस अब्यूज एंड स्मोकिंग, ये तो पहले बताया, वॉयलेंस, लड़ाई झगड़ा पक्का करेगा, उसको पता नहीं है क्या हुआ है, सेल्फ इंजरी भी करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। डायग्नोसिस में क्या होता है, डिटेल आपको मेडिकल हिस्ट्री पहले करानी पड़ेगी, उसमें है नॉर्मल टेस्ट हम लोग जरूर कराते हैं, सिटी स्कैन में जब वो सीवियर केस लंबा समय हो जाएगा तभी हम लोग करते हैं। ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं दिया हुआ, ईसीजी भी पक्का कराते हैं। ऐसा नहीं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि इसमें क्या हो रहा है। तो क्योंकि डायग्नोसिस जो डीएसएम का डायग्नोसिस है, क्राइटेरिया का यही है, एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स यूजुअली ओवर ए मंथ, दो कम से कम होने चाहिए एक महीने में। डिल्यूजन हो, कोई भी डिल्यूजन हो, हेलुसिनेशंस हो, कोई भी हेलुसिनेशन हो, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट प्रोसेस हो, और ये एक्चुअली एक ही में है, या इसका कैटेटोनिक बिहेवियर, ऐसा नहीं, और नेगेटिव सिम्टम्स, तो ये पांच में से दो अगर होगा तो वो सिजोफ्रेनिक है। ऐसा नहीं कि नहीं है। ये एक्यूट साइकोसिस के लिए भी होता है, एक्यूट साइकोसिस वन से एक दिन से एक महीना तक, सिजोफ्रेनिक फॉर्म जो डीएसएम में मानते हैं 1 महीना से 6 महीना तक, और सिजोफ्रेनिया मानते हैं 6 मंथ के लिए। यही क्राइटेरिया जो उसमें वो दिया हुआ है DSM-5 का, जो मैंने पहले ही बताया। ऐसा नहीं कि नहीं, एटलीस्ट 1 मंथ होना चाहिए, और इम्पर्ड फंक्शनिंग होना चाहिए उसका। ये देखो, कोई भी अगर मैं एबनॉर्मल बोल रहा हूँ तो मेरी फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कामकाज में, मेरे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, और सेल्फ केयर के साथ साथ में इनमें से दो कोई भी फीचर्स आएगा तो ये बहुत ही सिंपल है, डीएसएम वाला। आईसीडी वाला क्लिनिकल है। ये मैनेजमेंट में अलग सा आ गया कि आप कैसे मैनेजमेंट करोगे। मैं इसको ना डिटेल अभी बता दे रहा हूँ, फिर मेरे पास एक सीजोटिपल में कैसे कैसे सिम्टम्स हैं वो बता दूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं, उसमें पूरा वो दिया हुआ है। मैनेजमेंट में क्या है, इंडिविजुअल थेरेपी, मतलब साइकोथेरेपी के लिए वो करते हैं, यूजली सोशल स्किल्स ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली में क्या करते हैं हम लोग, एक्सप्रेस इमोशन को कम करते हैं, फैमिली के वो करें। और वोकेशनल रिहैबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कामकाज जो करने के लिए। क्लिनिकल होता है तो इसमें एपीए, अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी के वो मैनेजमेंट के हिसाब से होता है। एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर के एपिसोड में आता है एक्यूट फेज में। दूसरा होता है स्टेबलाइजेशन फेज, जो 3 महीने के आगे चलता है, और मेंटेनेंस फेज, स्टेबल फेज में आप उसी दवा को करते हो। ऐसा में कि नहीं है, एक्यूट फेज ये अगर हो सकता है तो आप इसको लिख लोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं किसी एक्यूट फेज में क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, और जो इसका व्यवहार है उसमें कम हो जाए, साइकोटिक सिम्टम्स में कमी आ जाए, उसकी फंक्शनिंग सही से हो जाए, घर वालों को आराम हो जाए, और आगे क्या ट्रीटमेंट करना हुआ है और कम्युनिटी में कैसा हो करना है, समझ में कि नहीं है। तो यूजली हम लोग एक्यूट फेज उसको भर्ती करके या नहीं करके कम्युनिटी में वो करते हैं। स्टेबलाइजेशन फेज मैंने वो हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पहले रिलैप्स ना हो, कम्युनिटी के साथ साथ होगा और आगे सिम्टम रिकवरी होगी। और जो भी स्टेबल फेज में क्या होगा, जो हमने बेनिफिट पाया है उसको कंटिन्यू करें, आगे चल के उसको दिक्कत ना हो, और साइड इफेक्ट्स में
आसानी आ जाएगी। फार्माकोथेरेपीज में वेरियस क्या बोलते हैं एंटी डिप्रेस क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट है। तो हम लोग इसको ना टिपिकल और क्लासिकल फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स बोलते हैं। उसमें अलग अलग कंपाउंड हैं जिसके अलग अलग हिसाब से दिया हुआ है। क्लोरप्रोमाजीन अभी यूज होता है। ट्राइक्लोपेराजीन थायराइडिजीन सिर्फ इसके साइड इफेक्ट के लिए वो माना जाता है। आया समझ में कि नहीं है। फ्लूफेनाजिन भी यूज होता है। इसमें हेलोपेरिडोन बिट्रोपेरिडोन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूटेक्सोन पाइमोजाइड भी हम लोग यूज करते हैं उसके लिए, अलग अलग वो करने के लिए। बेसिस क्लोरप्रोमाजिन है बहुत पहले से यूज किया जाता है और हेलोपेरिडोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन में और उसमें आता है। सेकेंड जनरेशन में ये अलग अलग डोसेज हैं जो इंपॉर्टेंट है और नाम है। सेकेंड जनरेशन को हम लोग एसजीए भी कहते हैं। एटिपिकल और सीरो डोपामिन एंटागनिस्ट, और इसको हम लोग कहते हैं D2 एंटागनिस्ट या D2 ब्लॉकर्स। तो ये अलग अलग नाम है। क्लोजापिन बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस सिजोफ्रेनिया के लिए। यूजुअली हम लोग दो दवाइयां यूज करते हैं। ओलंजापिन यूज किया जाता है, रेस्पेडोन यूज किया जाता है। हेमीसल्फराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के खास में उसकी फंक्शनिंग कैसे है। तो ये डोसेज है अलग अलग का और कैसे हम लोग देते हैं। तो ओलंजापिन बहुत अच्छे से एक बार में दे सकते हैं। रेस्पेडोन यूज करते हैं। एमीसल्फराइड इसमें डोसेज ज्यादा है। जब उसको नेगेटिव सिम्टम्स होता है तो हम लोग उसको 100 to 300 मिलीग्राम देते हैं। ये पॉजिटिव सिम्टम्स का डोसेज है। लो डोज पे वो उसमें काम करता है। एरिप्रोपिजोल भी मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए काफी अच्छा और बेटर है। जिप्रासिडोन भी अलग है, सर्टेन डायल यूजुअली यूज नहीं करते हैं। ये है कैसे कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करें या उसको नहीं करें उसके हिसाब से वेरिएबल है जो वो बताई है। क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस सिजोफ्रेनिया का था। तो हम लोग कैसे वो करते हैं, तो ये प्रोटोकॉल है या साइकिल है कि हम कैसे वो करें। ऐसा नहीं, यूजुअली क्या करते हैं हम सेकंड जनरेशन को फर्स्ट लाइन अभी मान लिए हैं। ऐसा समझ में कि नहीं है। तो क्या डोजेज देना है उसके हिसाब से हम लोग रेस्पेडोन या ओलंजापिन को हम लोग यूज करते हैं। ओलंजापिन और रेस्पेडोन एक्चुअली हमारे यहाँ अवेलेबल होता है। तो उसको डोज में दिया उसके हिसाब से वो करने हैं। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो फर्स्ट जनरेशन सेंटिक को ट्रायल, तो सेकंड जनरेशन का अगर जरूरत नहीं होगा तो उसको वो करते हैं। ऐसा नहीं नहीं फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर उसमें नॉन रिस्पॉन्स आता है तब हम लोग क्या करते हैं क्लोजापिन को एड अप कर देते हैं। ऐसा समझने की नहीं है। क्लोजापिन अगर पार्शियल और नॉन रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्लोजापिन प्लस फर्स्ट जनरेशन और ईसीटी दे देते हैं। अगर उसमें भी नॉन रिस्पॉन्स आया 4 to 6 वीक्स हम लोग देखते हैं कि उसका क्या है और उसके हिसाब से वो है। और उसके बाद से कॉम्बिनेशन थेरेपीज और ये सब वो दी जाती है। ऐसा नहीं है, प्रोटोकॉल है और एल्गोरिदम है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया को भी ध्यान में करते हैं। एक्चुअली ये रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया यहीं से चालू हो जाता है। ऐसा समझे कि नहीं है। क्लोजापिन हम लोग दे रहे हैं, तो क्लोजापिन इनिशियली हम लोग नहीं देते हैं साइड इफेक्ट के कारण। ये स्टेज 1 में यूजुअली क्या करते हैं, स्टेज 2 में अदर किया जाता है क्लोजापिन उसको उसमें उसमें पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है। स्टेज 4 में जो उसमें बताया गया इसी को डिटेल से उसमें किया हुआ है। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें कि नहीं करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत करना है, वो खुद के लिए नुकसानकारी और दूसरों के लिए नुकसानकारी तो नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई मैनेजमेंट देखना चाहता है, डिटेल इवेल्युएशन करना चाहता है तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादातर घर वाले अपना आराम चाहते हैं इसलिए भर्ती कर देते हैं, डॉक्टर नर्स जाने इसलिए वो भर्ती कराना चाह रहे हैं। लेकिन उसका हॉस्पिटलाइजेशन का मेन बेनिफिट है कि ईसीटी देना चाहते हैं, ट्रीटमेंट जाना चाहते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसके लिए बेनिफिट है। ईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको देना है या नहीं देना है। ज्यादातर कैटाटोनिक सिम्टम्स किसी को हो, तो उसके लिए बहुत ईसीटी बहुत अच्छा है। समझ में क्या नहीं है। कैटाटोनिक सिम्टम्स के लिए और एक्यूट ग्राजुएशनों जो
दवा से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और उसको सुसाइड और फिजिकल इवेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। पीसीडी को ना प्रोपोगेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं, उसके कारण भी दिक्कत परेशानी होती है। तो ये इसमें बहुत अच्छा है। तो कितना कहते हैं ना, किसी को आवाज आ रहा है तो समझ जाना सिजोफ्रेनिक है वो। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये तुम्हारे वो जानने की वजह से सिम्टोमेटोलॉजी में बता देता हूँ, वो इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है।